बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम dear students. Dear students, I hope you all will be fine and doing well. So today we are going to discuss about HB electrophoresis. आज का जो हमारा लेक्चर है वो हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस पे है। बेसिकली हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है जिससे हम एचबी की एबनॉर्मल एचबी की हम एस्टिमेशन करते हैं फॉर द डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट डिजीज़। तो डिफरेंट डिजीज़ की डायग्नोसिस के लिए हम हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो करवाते हैं, जिससे एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन जो पेशेंट में होता है, जिसकी वजह से जो है डिजीज़ होती है, तो उसकी जो है वो एस्टिमेशन की जाती है, उसकी डिटेक्शन की जाती है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो एच बी इलेक्ट्रोफोरेसिस पे है, और आज के लेक्चर में हम फर्स्ट ऑफ ऑल एच बी इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम डिस्कस करेंगे, एच बी इलेक्ट्रोफोरेसिस को डिफ़ाइन करेंगे, देन एच बी इलेक्ट्रोफोरेसिस, देन एच बी के बारे में पढ़ेंगे कि हीमोग्लोबिन बेसिकली क्या चीज़ है। लास्ट टाइम हमारा जो लेक्चर था वो भी हीमोग्लोबिन पे ही था। तो आज जो है आज हम एच बी का हीमोग्लोबिन के जो मेन पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। देन फर्दर एच बी हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो ऑपरेटस है, जो ऑपरेटस यूज़ होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। देन उसमें जो रिएजेंट्स यूज़ होते हैं, मटेरियल यूज़ होते हैं, उनके बारे में आपको बताया जाएगा। देन एच बी इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो प्रोटोकॉल है, जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर के जो स्टेप्स हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा। देन एच बी इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो एप्लीकेशंस हैं, एच बी इलेक्ट्रोफोरेसिस हम क्यों करते हैं, तो इस चीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिफाइन एच बी इलेक्ट्रोफोरेसिस। एच बी इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड एज स्क्रीनिंग टेस्ट to identify variant and abnormal hemoglobin. एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस बेसिकली एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जो यूज़ होता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरिएंट्स। वेरिएंट्स जो हैं वो एच बी हीमोग्लोबिन, जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है उसमें जो चेंजिंग्स वगैरह आती हैं या उसमें जो म्यूटेशंस आती हैं, या एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन जो होता है उसको हम एच बी वेरिएंट कहते हैं। तो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए एच बी इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। एंड एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, इसी तरह से एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन जो एबनॉर्मल हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, उनकी स्क्रीनिंग के लिए, और हीमोग्लोबिन की जो वेरिएंट्स हैं, डिफरेंट वेरिएंट्स लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था। एच बी के जो वेरिएंट्स थे, लाइक हीमोग्लोबिन ए था, हीमोग्लोबिन A2, देन हीमोग्लोबिन S। तो ये एच बी के जो हैं ये वेरिएंट्स थे। सॉरी, हीमोग्लोबिन F, हीमोग्लोबिन F जो था वो एच बी का वेरिएंट था, और हीमोग्लोबिन S जो था वो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन था। देन एच बी इलेक्ट्रोफोरेसिस हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ इन विच abnormal hemoglobin production occur. देन हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो यूज़ करते हैं, और ये हमारी हेल्प करता है इन द डायग्नोस करने के लिए, और डिजीज़ को इन विच एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन अक्कर। ऐसी डिजीज़ जिनमें एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन होती है, तो उनको डायग्नोस करने के लिए एच बी इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है एक टेक्निक है, या हमें हेल्प करती है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन in different diseases. Then electrophoresis uses an electrical current to separate normal and abnormal types of hemoglobin in blood hemoglobin type that have different electrical charges and move at different speeds. इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो इलेक्ट्रिकल करंट यूज़ करता है टू सेपरेट करने के लिए नॉर्मल एंड एबनॉर्मल टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन, नॉर्मल और एबनॉर्मल टाइप जो हीमोग्लोबिन की है उसको सेपरेट करने के लिए जो है इलेक्ट्रिकल करंट यूज़ किया जाता है फॉर इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिससे अब नॉर्मल और एबनॉर्मल टाइप हीमोग्लोबिन के वो सेपरेट हो जाते हैं। देन ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उस पर जो है वो डिफरेंट हीमोग्लोबिन के जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं वो डिफरेंट हैं, और इन्हीं डिफरेंट चार्जेस की बेस पे हम इनको इलेक्ट्रिकल करंट अप्लाई करते हुए इनको हम सेपरेट करते हैं। देन उनकी फर्दर जो है वो आइडेंटिफिकेशन होती है, एंड मूव एट डिफरेंट स्पीड्स।
और ब्लड में जो हीमोग्लोबिन के जो डिफरेंट टाइप्स हैं ये एचबी अपरेटस में डिफरेंट स्पीड से जो है ये मूव करती हैं. The amount of each hemoglobin type in current is measured. Then each hemoglobin की जो टाइप है वो मेजर की जाती है, उसकी जो अमाउंट है वो हम डिटेक्ट करते हैं या हम मेजर करते हैं. देन हीमोग्लोबिन एब्रीवेटेड एचबी और एचजीबी. तो हीमोग्लोबिन को जो है इसकी जो एब्रीवेशन है, इसकी शॉर्ट फॉर्म एचबी, इसको हम जो है वो लिखते हैं. आयरन कंटेनिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट मेटेलोप्रोटीन है. आयरन कंटेनिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए जो है हीमोग्लोबिन का जो रोल है मेन वो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में है. और ये आयरन कंटेनिंग है. आयरन कंटेनिंग की वजह से इसमें आयरन जो है वो प्रेजेंट होता है. आयरन की वजह से इसको हम मेटेलोप्रोटीन कहते हैं. देन इन आरबीसीज, ये आरबीसीज में पाया जाता है. ऑफ ऑलमोस्ट ऑल वर्टिब्रेट, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं सभी के आरबीसीज में जो है वो हीमोग्लोबिन पाया जाता है. एज वेल एज द टिश्यूज ऑफ सम इनवर्टिब्रेट्स, कुछ इनवर्टिब्रेट्स के टिश्यूज में भी हीमोग्लोबिन जो है वो प्रेजेंट होता है. Hemoglobin has an oxygen binding capacity of 1.34 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन पर ग्राम. तो हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी है वो 1.34 मिलीलीटर है, मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन पर ग्राम है. वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैरी 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. तो वन मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन का जो है वो 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है. अगर हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर देखें, लास्ट टाइम भी हमने हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर जो थी वो डिस्कस की थी. तो हीमोग्लोबिन की जो स्ट्रक्चर है उसमें 2 अल्फ़ा चेन एंड 2 बीटा चेन जो है वो प्रेजेंट होते हैं. और हर एक चेन जो है वो एक ऑक्सीजन एटम को जो है वो कैरी करती है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को जो है वो अपने साथ बाइंड करती है, कैरी करती है. तो 4 चेन्स हैं, तो ऑक्सीजन के जो होंगे 4 मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे. तो 1 मॉलिक्यूल जो होगा वो कैरी करेगा 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. देन टाइप्स, टाइप्स में इसकी कुछ नॉर्मल टाइप्स में इसकी नॉर्मल हीमोग्लोबिन है. देन एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन. नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो है उसमें हीमोग्लोबिन ए जो कि 95% टू 98% जो है वो पाया जाता है. देन हीमोग्लोबिन ए टू 1.5% टू 3.5%. इसकी जो कंसनट्रेशन है वो टोटल हीमोग्लोबिन के 1.5% टू 3.5% है. देन हीमोग्लोबिन एफ जो है जिसे हम फीटल हीमोग्लोबिन भी कहते हैं, ये लेस देन 2% जो है एक नॉर्मल इंडिविजुअल में जो है इसकी प्रेजेंस है, ये इसकी कंसनट्रेशन है. देन एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन इज़ आल्सो नोन एज वेरिएंट. एबनॉर्मल फॉर्म को जो है वो हम वेरिएंट भी कह सकते हैं, इसको एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन भी कहा जाता है. एबनॉर्मेलिटी इन हीमोग्लोबिन अकर मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक म्यूटेशन. और हीमोग्लोबिन में जो एबनॉर्मलिटी है बेसिकली ये जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से आती हैं. जेनेटिक म्यूटेशंस में जो है डिफरेंट जीन्स का जो है वो जीन्स में जो है वो म्यूटेशंस आती हैं, उसमें चेंजिंग्स आती हैं, जिससे फर्दर एचबी जो है हीमोग्लोबिन की जो फॉर्मेशन है वो ठीक नहीं होती. और हीमोग्लोबिन जो है वो एबनॉर्मली, जो उसकी एबनॉर्मेलिटी जो है इन हीमोग्लोबिन वो देखी जा सकती है. ओवर 350 टाइप्स ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन हैज़ बीन फाउंड. एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की जो टाइप्स हैं वो ओवर 350 हैं. 350 types of abnormal hemoglobin has been found. Then hemoglobin C, hemoglobin D, hemoglobin E, hemoglobin M and hemoglobin S are abnormal shape. तो अगर abnormal shape की बात करें तो hemoglobin C जो है वो एक abnormal hemoglobin है. then hemoglobin D है, hemoglobin E है, hemoglobin M है and hemoglobin S जो है ये abnormal forms हैं hemoglobin की. देन फर्दर हम एच पी इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है इन्हीं एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की आइडेंटिफिकेशन के लिए या डिटेक्शन के लिए हम परफॉर्म करेंगे. डिफरेंट डिजीज़ में डिफरेंट जो हैं एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन जो है वो देखी जा सकती हैं. तो पर्पस जो है अ पार्ट ऑफ रूटीन चेकअप, कंप्लीट ब्लड टेस्ट टू डायग्नोज द ब्लड डिसऑर्डर. बेसिकली इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो एज अ पार्ट ऑफ रूटीन चेकअप, रूटीन का चेकअप जो है उसमें भी हम करा सकते हैं. कंप्लीट ब्लड टेस्ट में जो है उसमें हम इलेक्ट्रोफोरेसिस पे भी हम जा सकते हैं.
देन टू डायग्नोज द ब्लड डिसऑर्डर्स, ब्लड में जितने भी डिसऑर्डर्स हैं लाइक थैलासीमिया, पोलीसाइथीमिया, रूबरा वीरा एंड सिकल सेल एनीमिया, तो इनकी डायग्नोसिस के लिए डिफरेंट ब्लड डिसऑर्डर्स की डायग्नोसिस के लिए हम HB इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो हम कराएंगे टू मोनिटर द ट्रीटमेंट। इसी तरह से अगर कोई ट्रीटमेंट जो है वो हम दे रहे हैं किसी पेशेंट को, तो उस ट्रीटमेंट की मोनिटरिंग के लिए, देखने के लिए कि ये ट्रीटमेंट जो है इस ट्रीटमेंट से पेशेंट ठीक हो रहा है या नहीं, ये जो ट्रीटमेंट है उस एबनॉर्मेलिटी को जो है ये कम कर रहा है या एबनॉर्मेलिटी को ख़त्म कर रहा है या नहीं, तो उसको मोनिटर करने के लिए हम HB इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं टू स्क्रीन फॉर जेनेटिक कंडीशन। देन किसी भी जेनेटिक कंडीशन को, जेनेटिक कंडीशन की स्क्रीनिंग के लिए हम हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है ये हम कराते हैं। हेल्प कपल्स find out how likely they are to have a child with certain form of anemia that can be passed from parent to a child, which are called inherited disease। इसी तरह से कपल्स को जो है ये हेल्प करता है टू फाइंड आउट, ये देखने के लिए कि दे हैव अ चाइल्ड, कि अगर वो कपल जो है इन फ्यूचर जो उनका चाइल्ड होगा उनमें जो है वो सर्टेन फॉर्म ऑफ एनीमिया वो डेवलप हो सकती है या नहीं। बेसिकली ऐसी डिजीज़ को जो पास करती हैं फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, जनरेशन टू जनरेशन जो हैं वो चलती हैं, तो उनको जिनको हम इनहेरिटेड डिजीज़ कहते हैं, तो उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए या उनकी डायग्नोसिस के लिए हम HB इलेक्ट्रोफोरेसिस करा सकते हैं। देन व्हेन समवन हैज़ हैड अ पॉजिटिव हीमोग्लोबिन सॉल्युबिलिटी टेस्ट, इसी तरह से अगर किसी पेशेंट का या किसी पर्सन का पॉजिटिव हीमोग्लोबिन सॉल्युबिलिटी टेस्ट, हीमोग्लोबिन सॉल्युबिलिटी टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आता है, तो फर्दर जो है वो उसकी हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो कराई जाएगी। देन प्रिंसिपल, इट यूजेस द प्रिंसिपल ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बेसिक प्रिंसिपल जो है फॉर हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ही है। Different hemoglobin have different charges, and according to those charges and amount of hemoglobin, different chains move at different speed in the gel and separates। तो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है इसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के प्रिंसिपल पे ये काम करता है। डिफरेंट हीमोग्लोबिन के जो चार्जेस हैं वो डिफरेंट हैं, और अकॉर्डिंग टू दी दोज चार्जेस एंड अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, डिफरेंट चेंज मूव एट डिफरेंट स्पीड इन जेल एंड सेपरेट्स। तो इन्हीं डिफरेंट चार्जेस की वजह से और इनकी जो मूवमेंट है डिफरेंट चेन्स की, तो इस बेस पे जो है इनकी जो सेपरेशन है, इनकी सेपरेशन की जाती है और इनकी जो स्पीड है वो डिटेक्ट की जाती है। तो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो यही है। देन इसमें जो रिएजेंट्स यूज़ होते हैं, रिएजेंट्स में इलेक्ट्रोफोरेसिस बफर, डिफरेंट बफर्स अवेलेबल हैं जो यूज़ होते हैं एज जो बफर एज अ बफर यूज़ करते हैं फॉर हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए, लाइक थ्रिस है, EDT है, एथाइलिन डायमंड टेट्रा एसिटिक एसिड है, देन बोरेट है, और इसकी जो pH है वो 8.5 होनी चाहिए। देन वेटिंग एजेंट्स, कुछ वेटिंग एजेंट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं लाइक जिप जोन प्रिपरेशन सोल्यूशन, देन फिक्सेटिव स्टेन एंड सोल्यूशन, डिफरेंट फिक्सेटिव जो हैं वो यूज़ होते हैं, और देन स्टेन्स यूज़ होती हैं फॉर कलरिंग। हीमोलाइजिंग रिएजेंट्स, हीमोलाइजिंग रिएजेंट्स जो हैं वो भी इसमें जो है वो यूज़ किए जाते हैं, लाइक 0.5% ट्राइटोन इन 100 मिलीग्राम पोटाशियम साइनाइड। तो इससे जो एक रिएजेंट प्रिपेयर होगा उसे हम हीमोलाइजिंग रिएजेंट का नाम देंगे। देन डी स्टेनिंग सोल्यूशन लाइक 3% एसिटिक एसिड। आफ्टर स्टेनिंग जो है वो हम डी स्टेन करने के लिए हम जो है जो सोल्यूशन यूज़ करते हैं उसमें जो है 3% एसिटिक एसिड है। तो ये डिफरेंट रिएजेंट्स हैं जो यूज़ होंगे ड्यूरिंग हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। देन मटेरियल के लिए हमें ब्लड चाहिए। हमारा जो स्पेसिमन है, ये जो हमारा सैंपल है उसमें हम जो है ब्लड यूज़ करेंगे। देन कंटेनर जो है वो ग्रीन और ब्लू टॉप वैक्यूम ट्यूब। तो ब्लड जिस कंटेनर में हम डालेंगे तो वो ग्रीन और ब्लू टॉप जो है वैक्यूम ट्यूब हम यूज़ करेंगे फॉर ड्राइंग द सैंपल टू परफॉर्म हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। देन
मेथड्स में जो है वो सेलुलोज एसीटेट इलेक्ट्रोफोरेसिस भी हम इसमें कर सकते हैं, देन अल्कलाइन इलेक्ट्रोफोरेसिस भी है, देन साइट साइट्रेट एगर इलेक्ट्रोफोरेसिस। साइट्रेट एगर इलेक्ट्रोफोरेसिस या इलेक्ट्रोफोरेसिस की बेसिकली जो है ये डिफरेंट टाइप्स हैं। देन अल्कलाइन एंड साइट्रेट एगर इलेक्ट्रोफोरेसिस आर कॉमनली यूज्ड मेथड, और इनमें जो है अल्कलाइन और साइट्रेट एगर इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाला मेथड है। तो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए, इलेक्ट्रोफोरेसिस को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट टेस्ट अवेलेबल हैं। तो इन डिफरेंट टाइप्स हैं ये इलेक्ट्रोफोरेसिस को करने के लिए। तो इनमें से जो बेस्ट वन है वो हम चूज़ कर सकते हैं। देन प्रोसीजर के लिए सैंपल कलेक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सैंपल है, जो ब्लड है, ब्लड हमारा जो सैंपल है जिससे हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस हमने करनी है, तो उसके लिए हम सैंपल ड्रा करेंगे। सैंपल जो है वो हमारा ब्लड है। तो एसेप्टिक टेक्निक को फॉलो करते हुए हम जो अपना सैंपल होगा वो पेशेंट से ड्रा करेंगे। देन उसको जो सैंपल की वायल है उसमें डालेंगे। वायल में डालने के बाद सेंट्रीफ्यूज सैंपल एट 1200 फॉर 5 मिनट्स। तो 1200 एवोल्यूशंस पर मिनट्स पे हम उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे सैंपल्स को फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट के लिए। देन प्रिपेयर द इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक विद TEB बफर। देन इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो टैंक है वो हम प्रिपेयर करेंगे, और उसमें जो बफर यूज़ होना है 3 EDTA बफर जो यूज़ होगा उसको हम उसमें जो है बफर जो होगा वो हम बना लेंगे और उसको यूज़ करेंगे। देन सोक द सेलुलोज एसीटेट इनटू द बफर फॉर 5 मिनट्स। देन बफर में जो है वो हम अपनी सेलुलोज एसीटेट जो होगी उसको हम सोक करेंगे। तो सेलुलोज एसीटेट जो है वो बफर को एब्जॉर्ब करेगी। देन फिल द सैंपल वेल प्लेट विद 5 माइक्रोलीटर ऑफ ईच डाइल्यूटेड सैंपल। देन सैंपल की जो डाइल्यूशन है वो हम प्रिपेयर करेंगे, और उस डाइल्यूशन से हम 5 माइक्रोलीटर जो होगा सैंपल ड्रा करेंगे। और सैंपल ड्रा करने के बाद सैंपल से जो होगा अपने अपरेटस को फिल करेंगे एंड कवर विद ग्लास स्लाइड टू प्रिवेंट द एवेपोरेशन। और देन उसके ऊपर जो होगा एक कवर स्लिप हम रख देंगे ताकि जो एवेपोरेशन है उससे जो है वो एवेपोरेशन को प्रिवेंट करने के लिए, एवेपोरेशन से बचने के लिए हम ग्लास स्लाइड जो है वो ग्लास स्लाइड को कवर कर देंगे विद कवर स्लिप। Then load a second sample well plate with zip zone preparation solution। देन जिप जोन सॉल्यूशन से जो है वो हम सैंपल को जो है लोड करेंगे। देन अप्लाई देम टू ब्लॉटर। देन उनको ब्लॉटर पे जो है वो हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद ब्लॉट द सेलुलोज एसीटेट स्ट्रिप ट्वाइस बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ द क्लीन ब्लॉटिंग पेपर। देन क्लीन ब्लॉटिंग पेपर पे जो है वो हम 2 लेयर्स बनाएंगे। डो नॉट अलाउ द सेलुलोज एसीटेट टू ड्राई। और सेलुलोज एसीटेट जो है उसको हम ड्राई नहीं होने देंगे। लोड द एप्लीकेटर बाय डिप्रेसिंग द टिप्स इनटू द सैंपल वेल ट्वाइस। देन एप्लीकेटर से जो है वो हम डिप्रेस करेंगे टिप्स को इनटू द सैंपल वेल ट्वाइस। then place the cellulose acetate plates across the bridges, and after 25 minutes of electrophoresis immediately transfer the cellulose acetate। देन इलेक्ट्रोफोरेसिस के 25 मिनट्स के बाद हम इमीडिएटली जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे सेलुलोज एसीटेट को टू पोंसियो एस। तो पोंसियो एस जो है वो बेसिकली एक स्टेन है जो रेड कलर देगी, एंड फिक्स एंड स्टेन फॉर 5 मिनट्स। देन उसको जो है ये स्टेनिंग का जो प्रोसीजर है ये 5 मिनट्स लेगा, और इसमें स्टेनिंग करने से पहले हम उसको फिक्स भी करेंगे। Remove excess stain by washing for 5 minutes in the first acetic acid reservoir। तो उसको जो है फर्दर एक्सेस आफ्टर स्टेनिंग जो है वो एक्सेस स्टेन को रिमूव करने के लिए हम उसकी वॉशिंग करेंगे फॉर 5 मिनट्स। देन लेबल द मेम्ब्रेन एंड स्टोर इन द प्रोटेक्टिव इनवेल। देन मेम्ब्रेन को लेबल करेंगे और उसको स्टोर कर देंगे एक प्रोटेक्टिव इन्वेल्प में। तो ये एक अपरेटस है इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए।
जिसमें जो है बेसिकली एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का apparatus है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन डाला हुआ है। देन क्लॉथ विक है, पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई में हम डिफरेंट जो है वो चार्ज जो है वो अप्लाई करते हैं और बेसिकली इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, जिससे जो है नॉर्मल और एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की जो है वो सेपरेशन होती है। देन फर्दर उनकी जो है वो हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। देन रिस्क, इसकी अगर रिस्क की बात की जाए तो देयर इज़ अ वेरी लिटल चांस ऑफ प्रॉब्लम फ्रॉम हैविंग अ ब्लड सैंपल टेकन फ्रॉम अ वेन। तो ऐसा ऐसा ब्लड सैंपल जो हम वेन से ड्रा करेंगे तो उसमें बहुत कम चांसेस हैं कि वो प्रॉब्लम क्रिएट करे। देन हीमाटोमा, हीमाटोमा जो है, हीमाटोमा से अगर ब्लड ड्रा किया आपने तो उससे भी जो है वो हीमाटोमा जो है वो रिजल्ट्स को जो वो अल्टर कर सकते हैं। इसी तरह से ब्लीडिंग है, इन्फेक्शन एट पंक्चर साइट पे अगर कोई इन्फेक्शन है तो उससे जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो भी जो है वो वेरी कर सकते हैं। देन फेंटिंग आर फीलिंग लाइट हेडेड, देन स्वेलिंग। तो ये डिफरेंट रिस्क्स हैं जो जिसकी वजह से जो है वो जो रिजल्ट्स हैं हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस के तो वो चेंज हो सकते हैं। देन रिजल्ट्स अवेलेबल आफ्टर 1 to 2 days डिपेंडिंग ऑन द लैब। तो हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस के जो रिजल्ट्स हैं वो 1 to 2 days जो हैं डेज़ के बाद आते हैं। वो डिपेंड करता है लैब पे कि लैब जो है वो उसकी क्या अवेलेबिलिटी है, रिजल्ट्स की जो रिजल्ट्स उन्होंने जो देने हैं उनका क्या टाइम पीरियड है। इफ़ नॉर्मल देन नो प्रॉब्लम, अगर रिजल्ट जो हैं वो नॉर्मल हैं तो कोई इशू नहीं है। इफ़ एबनॉर्मल, अगर रिजल्ट्स जो हैं वो एबनॉर्मल हैं देन फॉलो द कंडीशन दैट कैन अकर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। देन उसमें जो है अगर एबनॉर्मल आता है और एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन जो है उसकी डिटेक्शन होती है, देन उसकी जो फॉलोइंग कंडीशंस डिटेक्शन के बाद फर्दर जो उस एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की वजह से जो एबनॉर्मलिटीज़ आएंगी तो उनके ट्रीटमेंट के लिए जो है वो अपने कंसर्न डॉक्टर से जो है वो रब्ता करना चाहिए। डॉक्टर्स के पास जो है वो विज़िट करने चाहिए ताकि उसका जो है वो ट्रीटमेंट किया जा सके। देन हायर देन नॉर्मल अमाउंट ऑफ बोथ HbA2 एंड F मे मीन अ माइल्ड फॉर्म ऑफ थैलेसीमिया इज प्रेजेंट। देन अगर उसमें हायर देन नॉर्मल अमाउंट से थोड़ा जो है हायर कंसनट्रेशन आती है HbA2 की और HbF की, तो इसका मतलब है कि माइल्ड फॉर्म में थैलेसीमिया जो है वो प्रेजेंट है और उसकी जो फॉर्म है वो माइल्ड है। देन हाई लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन F, अगर हीमोग्लोबिन F का जो लेवल है वो काफ़ी हाई आता है, काफ़ी हाई जो है वो डिटेक्ट होता है, मे बी सीन इन रेयर कंडीशन। तो ये एक रेयर कंडीशन में जो है वो देखा जा सकता है, कॉल्ड हेरिडिटरी परसिस्टेंस ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे हेरिडिटरी परसिस्टेंस ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन। हेरिडिटरी परसिस्टेंट ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन जो है बेसिकली इसमें जो है जब एक ड्यूरिंग फीटल लाइफ और इन चिल्ड्रन जो है हीमोग्लोबिन F की कंसंट्रेशन जो है वो काफ़ी हाई होती है और जैसे जैसे जो है बच्चा जो है वो बड़ा होता है तो उसमें हीमोग्लोबिन F की जो कंसंट्रेशन है वो कम होती है और हीमोग्लोबिन A की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ती जाती है। तो एट द एंड जो है हीमोग्लोबिन F एक यंग पर्सन में हीमोग्लोबिन F की जो कंसंट्रेशन है वो less than 2% होती है। लेकिन कुछ ऐसी रेयर कंडीशंस हैं जिनमें जो फीटल हीमोग्लोबिन है ये परसिस्टेंट जो है ये रहता है और इसकी कंसंट्रेशन जो है ये कम नहीं होती। और अडल्ट्स में भी जो है जब उनकी हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो उनमें फीटल हीमोग्लोबिन की जो है कंसंट्रेशन वो हाई आ रही होती है जैसे बच्चों में होती है। तो इसको हम हेरिडिटरी परसिस्टेंट ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन जो है इस कंडीशन को हम नाम देंगे। देन हीमोग्लोबिन S इन हाई अमाउंट्स मींस सिकल सेल डिजीज़। हीमोग्लोबिन S अगर हाई अमाउंट्स में जो है इसकी एस्टिमेशन होती है तो इसका मतलब है कि जो डिज़ीज़ है वो सिकल सेल डिजीज़ है। सिकल सेल डिजीज़ बेसिकली इसमें जो HB है वो हीमोग्लोबिन S है और हीमोग्लोबिन S की वजह से रेड ब्लड सेल्स की जो मॉर्फोलॉजी है वो चेंज होती है और उनका जो शेप है वो सिकल लाइक जो है वो सेल्स बन जाती हैं। देन हीमोग्लोबिन C इन हाई अमाउंट मींस पेशेंट्स हैव एनीमिया
देन हीमोग्लोबिन सी की अगर कंसनट्रेशन जो है वो काफ़ी हाई आती है तो इसका मतलब है जो पेशेंट है वो एनीमिक पेशेंट है एंड एनी लार्ज स्प्लीन, और उसकी जो स्प्लीन है वो भी इनलार्ज है। देन हीमोग्लोबिन ई इन हाई अमाउंट मींस पेशेंट हैव एनीमिया। अगर हीमोग्लोबिन ई की कंसनट्रेशन जो है या इसकी अमाउंट जो है वो काफ़ी हाई आती है तो इसका मतलब है जो पेशेंट है वो एनीमिक है। एंड आरबीसी साइज वेल बी स्मॉलर देन नॉर्मल, और आरबीसी का जो साइज़ है वो नॉर्मल से जो है वो स्मॉल होगा, उसका जो साइज़ है वो स्मॉलर होगा। देन ये रिजल्ट्स की इंटरप्रिटेशन है, इसमें देखा जा सकता है कि डिफरेंट जो हैं वो बैंड्स जो हैं वो डेवलप होते हैं एट डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। तो डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट हीमोग्लोबिन के जो वेरिएंट्स हैं उनके जो बैंड्स हैं वो डिफरेंट बनेंगे, और देन उनकी जो है वो आइडेंटिफिकेशन हम जो है वो फर्दर करते हैं। देन कुछ रीजंस हैं जिनमें हैविंग अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन पास्ट 3 मंथ, तो ये भी जो है वो टेस्ट को अफेक्ट कर सकता है। अगर आपने ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूजन हुई है ब्लड की पास्ट 3 मंथ्स में, तो उससे जो है वो रिजल्ट जो है वो अल्टर हो सकते हैं। हैविंग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया दिस कैन काज फॉल्सी लो रिजल्ट्स ऑफ हीमोग्लोबिन A2। इसी तरह से अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो उसमें जो हीमोग्लोबिन A2 की डिटेक्शन है, जो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो फॉल्सली लो रिजल्ट्स जो हैं वो आएंगे। तो इन दोनों कंडीशंस को जो है वो माइंड में रखना चाहिए। देन जो है फर्दर टेस्ट जो है हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस का वो परफॉर्म करना चाहिए। देन एप्लीकेशन, अब एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे कि हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो एप्लीकेशन है वो कि कहाँ कहाँ पे इस टेस्ट की जो है वो एप्लीकेशन है। ये टेस्ट जो है हम क्यों कराते हैं। एवोल्यूशन ऑफ द अनएक्सप्लेन्ड हीमोलिटिक एनीमिया, हीमोलिटिक एनीमिया जिसमें बेसिकली हमारे आरबीसी की जो है वो हिमोलिसिस हो जाती है, तो आरबीसी काउंट है वो लो हो जाता है, और इसी वजह से जो है वो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन भी काफ़ी लो हो जाती है, तो इसको हम हीमोलिटिक एनीमिया कहते हैं। तो अनएक्सप्लेन्ड हीमोलिटिक एनीमिया ऐसी हीमोलिटिक एनीमिया जिसकी जो है वो डायग्नोसिस या जिसकी जो काज है, जिसकी जो एटियोलॉजी है वो नोन ना हो, उसको हम कहेंगे अनएक्सप्लेन्ड हीमोलिटिक एनीमिया। तो उसके एवेल्यूशन के लिए हम एच बी इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो हम कराएंगे। दैन माइक्रोसिटिक एनीमिया अनरिलेटेड टू आयरन डेफिशिएंसी, जो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से नहीं होगी, आयरन डेफिशिएंसी से जो रिलेट नहीं करेगी, जो उसके साथ को रिलेट नहीं करेगी, तो उसकी डायग्नोसिस के लिए देन क्रॉनिक डिजीज़ की डायग्नोसिस के लिए एंड लेड टॉक्सिसिटी, इसी तरह से लेड की टॉक्सिसिटी को डायग्नोस करने के लिए हम जो है वो हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे। पेरिफेरल स्मीयर with abnormal red blood cell feature then like target cells and sickle cells। अगर पेरिफेरल स्मीयर में हमें एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो फर्दर उनके एवेल्यूएशन के लिए हम हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे ताकि उसमें जो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है उसको डिटेक्ट किया जा सके। दैन पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथी, दैन अगर फैमिली हिस्ट्री जो है किसी पेशेंट की वो पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है, मीन उस फैमिली में जो है हीमोग्लोबिनोपैथी, हीमोग्लोबिन जो है वो डिफेक्टिव है, और आफ्टर जनरेशन जो है वो एक जनरेशन में जो है वो रन करता है, जनरेशन टू जनरेशन जो है वो रन करता है, बाप से बेटे, देन उससे जो है अगली जो उसकी फैमिली होगी उसमें रन करेगा। तो ऐसी फैमिली में जो है ऐसी फैमिली की हीमोग्लोबिनोपैथी को डिटेक्ट करने के लिए हम एच पी इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो कराएंगे। दैन पॉजिटिव न्यूनेटल स्क्रीन रिजल्ट, इसी तरह से न्यूनेटल की पॉजिटिव न्यूनेटल की स्क्रीनिंग के लिए भी हम एच पी इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है हम इसको प्रेफर करेंगे। then positive results on sickle cell और solubility test, solubility हीमोग्लोबिन solubility test अगर रिजल्ट उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है या सिकल सेल का जो है रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव है, दैन फर्दर इनके एवेल्यूएशन के लिए हम हीमोग्लोबिन जो है हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो हम कराएंगे। तो ये आज का लेक्चर था। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ जाएगा। अगर फर्दर आप लोगों की कोई क्यूरी है तो काइंडली आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह।